हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एस राजावत जेसी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में आप हमसे जुड़े हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस के साथ आज हम आपके साथ हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो आज के सेशन में हम आपके साथ इनको डिस्कस करेंगे। इनके साथ लगने वाली अप्रोच, सेंस और लॉजिक क्या है, किस तरह से इनको किया जा सकता था इजी वे में, और नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में जब आप करेंगे होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजी वे में एग्जाम में नेक्स्ट टाइम कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी साथी मुझसे जुड़े हैं आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आप बाकी सभी के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी इसका बेनिफिट हो। उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, आज के सेशन में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब। ये क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है दोस्तों। तो जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अपनी तरफ से जो भी इसका आंसर है वो सोचने की कोशिश करें। द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, इस सेंटेंस में एक एरर है यानी कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है जो आपको फाइंड आउट करनी है और उसे ठीक करके बताना है कि क्या सही है। ठीक है, यहाँ एक अच्छा वर्ड आपको दिया हुआ है एक वोकैब का, अबोमिनेबल, दैट इज हेटफुल, जिस चीज़ से हम घृणा करें, जिस चीज़ से हम नफरत करें। ठीक है, जो मर्डर था वो इतना ज़्यादा हेटफुल था, इतना ज़्यादा अबोमिनेबल था कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठूठू जब आता है तो हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा कि किसी चीज़ के बारे में हम जिक्र ना कर सकें। देखिए, द मर्डर वॉज टू अबोमिनेबल टू डिस्क्राइब, इस सेंटेंस के साथ में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूं दोस्तों। पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी जानने की कोशिश करें। इस सेंटेंस में क्या है देखने की कोशिश करें दोस्तों। देखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब। इसका नाम होता है दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, टू के साथ में जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव भी कह सकते हो आप, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, और टू के साथ में वर्ब फर्स्ट हम तभी लिखेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में तब जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। ठीक है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ तो आप इस टू के साथ में बी ऐड करेंगे और उसके बाद आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में कंफर्म होता है, लगाना ही पड़ता है। बिना थर्ड फॉर्म के आप पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म। अब अगर आप ये दो चीज़ें छोटी छोटी अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसको आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, पहला कंसेप्ट ये है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका नाम होता है इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस जो होता है वो तो होता है टू प्लस V1 ओनली, टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, इस तरह से। और जो पैसिव फॉर्म होता है अगर उसका, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, टू के बाद बी ऐड करते हैं और बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, तो उससे इस इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म बन जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। देखिए, इस सेंटेंस में आपको यहां पर लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब, ये एक इन्फिनेटिव है। आपने भी 2 मिनट पहले देखा होगा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है इन्फिनेटिव होता है। ये इन्फिनेटिव इस समय एक्टिव वॉइस में है। एम आई राइट? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको लिखा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इस समय किस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे भविष्य में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं, इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा नहीं होता कि इसमें सेंटेंस किस टाइप का है। आपको हर एक वर्ड को, हर एक पार्ट को अच्छे से समझना होगा, फिर उसके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के आप ग्रेस्प कर पाएंगे कि सेंटेंस में एरर किस टाइप का है। ठीक है, टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू आता है तो वो एक इन्फिनेटिव होता है। ये अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया।
और ये एक्टिव वॉइस में होता है, ये भी आपको पता है। अब प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस की कि यहाँ जो आपको टू डिस्क्राइब दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसके बजाय कुछ और होगा। उसका कारण ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है मर्डर, ठीक है, ये मर्डर जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है ये इस एक्शन को नहीं कर रहा। आप चेक करके देख लीजिए कि डिस्क्राइब का मतलब होता है जिक्र करना या वर्णन करना, ठीक है। बड़े आराम से तसल्ली से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट्स और जो सेंस इसके पीछे लगा हुआ है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको थोड़ा वक्त जरूर लगे इन सब को समझने के लिए, लेकिन इन फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक पूरा कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और बड़े आराम से कर सकते हैं। वेरी इजी टू अप्रोच। मर्डर वॉज टू अबेमिनेबल टू डिस्क्राइब। तो मर्डर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये इस डिस्क्रिप्शन का जो एक्शन है उसे नहीं कर रहा है। डिस्क्राइब करने का जो एक्शन है, जो फंक्शन है, वो मर्डर ने नहीं किया। आप खुद देख लीजिए सेंटेंस को पढ़ के, क्या जो जिक्र किया है या जिक्र किया जाएगा या जिक्र नहीं किया जिसका जा रहा, क्या वो मर्डर वर्ड है जो इस एक्शन को कर रहा है? क्या जिक्र करने का कार्य मर्डर करेगा? नहीं, बल्कि उसका जिक्र किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जो भी है। तो जिक्र नहीं करेगा मर्डर, बल्कि उसका जिक्र किया जाएगा, यानी वो एक्शन करेगा नहीं बल्कि उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। दैट मीन्स जो आपका 2+V1 यहाँ पर दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, जबकि रिक्वायरमेंट किसकी है? पैसिव की है। दैट मीन्स आपका जो सही जवाब होगा वो होगा टू बी डिस्क्राइब्ड, टू बी डिस्क्राइब्ड। और ये जो आपने बनाया है ये भी इन्फिनेटिव है, ठीक है, और ये इन्फिनेटिव का क्या है? पैसिव फॉर्म है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ जो अप्रोच इसमें यूज़ की गई है वो सिर्फ ये एक्टिव और पैसिव का, और कुछ भी नहीं है। इन्फिनेटिव एक्टिव में 2+V1 होता है और पैसिव के अंदर होता है 2B+V3। बस इस अप्रोच के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही तरीके से सोच रहे हैं। आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं ईजी वे में। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसमें जो अप्रोच यूज़ की गई है ऑब्वियसली किसी न किसी प्रीवियस ईयर और किसी पेपर में भी की होगी, इन फ्यूचर भी करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम जब टॉपिक इसका पढ़ते हैं इनफाइनाइट का, तब हम इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल सरफेसली मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 के कंसेप्ट के बारे में एक बार वापस बता देता हूं दोस्तों। ये हमारा पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट था। 2+V1 एक इन्फिनेटिव वर्ब है, 2B+V3 भी इन्फिनेटिव है। ये आपके एक्टिव में यूज होती है और ये आपके पैसिव में यूज होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। और क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार वापस से। क्वेश्चन में 2+V1 दिया हुआ था जो कि एक इन्फिनेटिव है एक्टिव वॉइस का, जबकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था आपका मर्डर, ये इस एक्शन को नहीं कर रहा था। इसका मतलब जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाक्य जो आपका बनेगा वो पैसिव में बनेगा। और क्योंकि पैसिव में इन्फिनेटिव के लिए हमको 2B+V3 यूज़ करना होता है, इसलिए मैंने इस पार्ट को गलत किया और उसकी जगह पर 2B+V3 ऐड कर दिया। दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज दैट हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछा हुआ है दोस्तों। इसको समझने के लिए फिर से इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि आखिर इस सेंटेंस को किस अप्रोच के साथ हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तैयार हैं आप इसको समझने के लिए कि किस तरह से, हालांकि इस सेंटेंस के अंदर डबल अप्रोच यूज़ की गई हैं, उनको दोनों को एक बार क्लियर करने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। देखिए क्या करना होता है। एक्चुअली में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल होता है दोस्तों, वन ऑफ द के बाद यहाँ जो नाउन आएगा दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब आएगी डायरेक्ट इसके वो आएगी सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसा क्यों होता है पहले हम इसे जानें। कंसेप्ट नंबर 1 इज दैट वन ऑफ के बाद में आपको नाउन प्लूरल लेना होता है, वर्ब सिंगुलर लेनी होती है। इसका कारण क्या है वो समझने की कोशिश करें कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर कैसे हुई। देखिए वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक, ठीक है। ये हो गया एक
और ये हो गया मैं से। तो आपको पता होना चाहिए कि कई में से एक को लेने के लिए वो चीज़ें कई मतलब बहुत सारी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा होंगे तभी आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हो। अगर मेरे पास केवल एक ही पेन है तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक में से एक, नो। मेरे पास अगर 2 पेन है तो मैं कह सकता हूँ 2 में से एक, 10 में से एक, 100 में से एक। यानी कि मेरे पास चुनने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा होनी चाहिए तभी मैं चुनाव कर सकता हूँ, तभी चीज़ें चुनी जाएंगी। तो हम यहाँ पर चुन रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है नाउन ऑप्स वो ऑप्शन में प्लूरल होना चाहिए। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। रही बात वर्ब की, ये वर्ब सिंगुलर कैसे हुई? यहाँ पर बीच में एक ऑफ प्रिपोजिशन दिया हुआ है दोस्तों। तो प्रिपोजिशन का एक रूल होता है, याद रखिएगा, ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा जो आपके रूल्स बने हुए हैं वो सब प्रिपोजिशन के बेस पर बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा रूल्स प्रिपोजिशन से रिलेटेड है। एक बार में ही आप इसे क्लियर कर सकते हो। जहाँ कहीं भी प्रिपोजिशन यूज होती है सेंटेंस में, एट, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, बाय, टू, ठीक है। प्रिपोजिशन का एक नेचर होता है कि प्रिपोजिशन के पहले होती है सब्जेक्टिव केस और बाद में होता है ऑब्जेक्टिव केस। जहाँ कहीं भी प्रिपोजिशन यूज होता है तो आप ये बात कन्फर्म मान लीजिए कि इसके पहले जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है और इसके बाद में जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। ये कन्फर्म है, ठीक है। अब इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चली कि इस वर्ब के साथ में जो एग्रीमेंट होने वाला है वो किसका होगा, ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का? आप ही तय करें इस बात को। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट किसका किसके साथ होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ या ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, कौन सा वाला बेटर है? आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट से वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, क्योंकि 1 में एक ही है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट। प्रीपोजिशन वाला भी हो गया इसमें कंसेप्ट आपका, प्लस वन ऑफ का भी हो गया। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है क्योंकि हमें चुनने में ऑप्शन ज़्यादा चाहिए। हम तभी चुन सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शन एक से ज़्यादा हों। वर्ब सिंगुलर क्यों आती है? वर्ब सिंगुलर आने का कारण ये है क्योंकि इसमें ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ हुआ है और प्रीपोजिशन का नेचर हम अच्छे से जानते हैं। प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो आपकी आती है वो किससे एग्री करती है? सब्जेक्ट से एग्री करती है। तो इसका सब्जेक्ट 1 है, इसलिए वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की। इससे आगे कैसे बढ़ें? ये 3 शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। एक हु हो गया, एक विच हो गया और एक दैट हो गया। ये और इसका सेकंड कंसेप्ट है। इन दोनों को क्लियर करने के बाद में आप, अच्छा ये सब अपनी अपनी जगह पर अलग से रूल्स हैं, ठीक है, अलग से कंसेप्ट्स हैं ये सब। ये सिर्फ इस अकेले सेंटेंस के लिए नहीं बनाए गए, ये इसके जैसे और भी कई सेंटेंसेस आप आसानी से कर सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हालांकि और भी होते हैं, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसमें यूजफुल सिर्फ ये 3 हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लिखा रहता है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट, ठीक है, और बाद में जो वर्ड आता है वो आपकी होती है वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये कहता है कि एंटीसीडेंट और वर्ब दोनों जो है एग्री होनी चाहिए। अगर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल। एंटीसीडेंट का मतलब कुछ भी जहाँ लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, एक अकेला लिखा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, एक से ज़्यादा है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। एंटीसीडेंट कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट से आपका जो वर्ब है वो मैच करना चाहिए, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब उसी अकॉर्डिंग सेट की जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, इट वॉज वन ऑफ, आपका वन ऑफ आ गया। वन ऑफ द के बाद में द बेस्ट स्पीचेज, ये आपका नाउन आ गया जो कि प्लूरल फॉर्म में है और होना भी चाहिए था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर आपका आ गया दैट, उसके बाद आ गया हैज़। हालांकि अगर मैं इस सेंटेंस में दैट को 1 सेकेंड के लिए मैं हाइड कर दूँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है यहाँ तक, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस सही होता यदि इस सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि दैट आ गया यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का रूल यूज़ करना पड़ेगा।
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्या करें, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो बाद में वर्ब आती है वो सेट होती है। अब आप गौर से देखिएगा, इसके पहले स्पीचेज जो प्लूरल है उस हिसाब से आपको हैज़ के बजाय क्या लिखना होगा, हैव लिखना होगा। ठीक है, बस ये चीज़ है आपकी। तो आई होप ये डबल कंसेप्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूल से देखना होगा, इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट नाउन दिया हुआ है सेम एज उस तरह से वर्ब यूज़ की जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये कंसेप्ट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनाया गया है, इसके जैसे न जाने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भरे पड़े हैं, अनगिनत, जिनको करने के लिए आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रपोजिशन का भी कंसेप्ट था, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का भी कंसेप्ट था, इसमें नाउन से रिलेटेड भी एरर बन रहा है, वर्ब से रिलेटेड भी बन रहा है, कई तरह की चीज़ें एक साथ मिक्स हो सकती थी। अब वो डिपेंड एग्जामिनर पे करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करता है। चलिए, ये कंसेप्ट तो था वन ऑफ का दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिएगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, और प्रपोजिशन बीच में जब आती है तो पहले सब्जेक्ट होता है बाद में ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा ये वाला था रिलेटिव प्रोनाउन का, जिसमें ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन थे, हु, विच और दैट। तो इनके पहले जो एंटीसीडेंट आता है नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो, ठीक है, एंटीसीडेंट में ये 2 चीज़ें जैसा होगा वैसी वर्ब आगे आएगी, चाहे सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, LIC वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956 बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। LIC 1 सितंबर 1956 को क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, और इसको फाउंड करने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट जो है उसे इनेक्ट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार फिर से हमें इसके बैकग्राउंड स्टोरी में चलना पड़ेगा। इसको समझने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसको समझने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अकेला पूरा एक कंसेप्ट साथ में लेके चल रहा है। ठीक है, उस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो चेंज भी होगा और ऑब्वियसली होना भी है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, उसके पीछे लगने वाला लॉजिक और सेंस चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या ऐड करना है। हमें मालूम है कि एक वर्ब होती है फाइंड। ठीक है, फाइंड नाम की एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ढूंढना या पाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है दोस्तों फाउंड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना या किसी चीज़ को गेट यानी प्राप्त करना। ठीक है, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो ये है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ही फाउंड हो, या फाउंड सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर फाउंड एक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होगा फाउंडेड। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी कई एग्जाम में मिल जाएंगे, देखना जा करके अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड है, जिसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना यानी किसी चीज़ की स्थापना करना। ठीक है, बस इस छोटे से चीज़ के पीछे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ब होती है, ये वर्ब आप याद रखिएगा, इज, एम, आर और वॉज वर्ब। ये जो वर्ब हैं इज, एम, आर और वॉज वर्ब, ये जो 5 वर्ब हैं दोस्तों, इनका नाम है बी फॉर्म वर्ब। वी वर्ब भी बोल दो आप इनको चाहो तो। ठीक है, इनके साथ में जुड़ने वाली जो वर्ब होती है, याद रखिएगा, इनके साथ में एक अलग टाइप की वर्ब ऐड होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बी फॉर्म वर्ब के बाद आपको 2 तरह की वर्ब यूज़ की जा सकती हैं। या तो आप इनके बाद यूज़ कर सकते हैं वर्ब प्लस ING जो कंटिन्यूस टेंस बनाएगी एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव में कंटिन्यूस टेंस बनाएगी, या फिर आप ऐड कर सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आप तब यूज़ करेंगे जब आपको सेंटेंस क्या बनाना हो, पैसिव बनाना हो। ठीक है, ये 2 वर्ब हैं। इज़-एम-आर वॉज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए और वर्ब ING एक्टिव के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मैं आपके छोटे से कंसेप्ट के पीछे वापस क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। आपने आई होप समझ लिया होगा।
फाइंड फर्स्ट फॉर्म, फाउंड सेकेंड फॉर्म और फाउंड थर्ड फॉर्म तब होता है जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की बात की गई हो। फाउंड फर्स्ट फॉर्म तब होता है जब किसी चीज़ की स्थापना की गई हो, ठीक है, और फाउंडेड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। ये तो हुआ अपनी जगह अलग, ये तो वर्ब से रिलेटेड बात हो गई, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और ये जो है ये कंसेप्ट है दोस्तों, इज़-एम-आर और वॉज वर्ब के बाद में आपको याद रखिएगा या तो वर्ब आईएनजी यूज होना चाहिए या वर्ब थर्ड यूज होना चाहिए। दो तरह की वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सी वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। इज़-एम-आर वॉज वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आती, या तो थर्ड आएगी पैसे बनाना होगा तो, या वर्ब आईएनजी यानी फोर्थ आएगी जब कंटिन्यूस टेंस बनाना हो। अब हम चलते हैं इसके बैक स्टोरी में। ये है आपका सेंटेंस, ज़रा गौर से देखिएगा। LIC इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज इसमें दिया हुआ है, फाउंड इसमें दिया हुआ है, LIC वॉज फाउंड। अब ये फाउंड जो वर्ब है हम मान सकते हैं कि थर्ड फॉर्म है भाई। वॉज वर्ब के बाद में, इज़-एम-आर वॉज वर्ब के बाद में या तो ING वर्ब आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। मैं इसको एक सेकंड के लिए थर्ड फॉर्म मान भी लूँ फाइंड की, तो इसका तो सेंस ये निकल गया कि आपने LIC को ढूंढा है, आपने LIC की सर्च की है, जबकि LIC को सर्च नहीं किया गया था, LIC की तो स्थापना की गई थी, ठीक है। LIC को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, सर्च नहीं किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो उस सेंस में अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। और अब आपको इसकी जगह यूज़ करना है थर्ड फॉर्म, फाउंडेड। वी थर्ड की आपको रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, इस सेंस में कि ढूंढा गया नहीं बल्कि स्थापित किया गया। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ, LIC वॉज फाउंडेड, ठीक है। ये है इसका सेंटेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, नो सूनर हैड द सन सेट व्हेन द स्टार्स बिगिन टू ट्विंकल इन द नाइट। इसे भी समझने के लिए वापस इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमको। नो सूनर हैड द सन सेट व्हेन द स्टार्स बिगिन टू ट्विंकल इन द नाइट, ये सेंटेंस है। इसमें क्या कंसेप्ट बिल्ड होगा दोस्तों, देखिएगा क्या कंसेप्ट होगा इसके अंदर। चलिए बताते हैं आपको कंसेप्ट क्या है। देखिए, नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, नो सूनर है, हार्डली है, ठीक है, स्कैरसली हो गया, नेवर हो गया। ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, आप इनको नेगेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हो, नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। और इनके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी नेगेटिव, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे और कोई सा भी हो, आपका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नो सूनर के बाद, हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन के बाद। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, जो बच्चे कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स फेस कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये कंसेप्ट कितना ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये एक सेंटेंस के थ्रू आपको इतना अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है जो न जाने कितनी एग्ज़ाम्स में कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। आप एग्ज़ाम्स पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट मिलेगा। कोशिश करना कि आज इसको अच्छे से सीखें और इन फ्यूचर आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इसका यूज़ करें और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डील कर पाएँ। देखिए, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली और नेवर, ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स में काउंट होते हैं। और नेगेटिव एडवर्ब चाहे कोई सा भी हो, नो सूनर हो, हार्डली हो, स्कैर्सली हो, बेयरली हो, नेवर हो, नन हो, लिटिल हो, लेस हो, नॉर हो, नीदर हो, ठीक है, ऐसे कई सारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इनसे जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव एडवर्ब, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। जब सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट के तरीके से। हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। फिर भी हम स्ट्रक्चर वही यूज़ करेंगे, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बाद में सब्जेक्ट लगाना है। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बाद में सब्जेक्ट लगाना है। और क्या नहीं करना वो याद रखिए, क्या नहीं करना वो मैं आपको और लिख देता हूँ। उल्टा नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, इसे यूज़ नहीं करना है दोस्तों। यही देगा एग्जामिनर, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट डाल देता है, उसके बाद वर्ब डाल देता है।
ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है। स्ट्रक्चर कौन सा चलेगा? ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हम स्पेशली अगर इन दोनों की बात करें, नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि नो सूनर और हार्डली वाले कंसेप्ट में आगे चल के नो सूनर वाले में आपको यूज़ करना होगा THAN। ये कंजंक्शन है जो नो सूनर के साथ चलता है, और इसमें चलता है एक तो वैन, और वैन नहीं है तो इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है बिफोर का, ये याद रखिएगा। हार्डली स्कैर्सली के साथ में आपको वैन बिफोर यूज़ करना है, और नो सूनर के साथ आपको देन यूज़ करना है। इसमें एक्चुअली में 3-4 जगह एरर बनाने के चांसेस होते हैं, इसलिए एग्जामिनर इसको बहुत प्रेफर करता है एग्जाम्स में। सबसे पहली बात, नो सूनर, हार्डली स्कैर्सली, नेवर, नॉटविथस्टैंडिंग, इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जब जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड बनेगा, सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर बेस्ड ही है, याद रखना। और स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मिलेगा एग्जाम में, और आपको उसे गलत करके सही क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। पहला एरर तो है स्ट्रक्चर का। दूसरा एरर जो बनता है वो ये होता है, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर हेड मिलेगा या डिड मिलेगा, कभी कभी डूडस भी दे देता है। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, डूडस के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वो भी एरर का पॉइंट बनता है। तीसरा पॉइंट बनता है कंजंक्शन का। नो सूनर के साथ में देन आना चाहिए, THAN वाला, EN वाला नहीं आना चाहिए, AN वाला, राइट। और दूसरा ये कि हार्डली स्कैर्सली और बैरली, ये जो तीन हैं, हार्डली स्कैर्सली और बैरली, इनके साथ में आता है या तो वैन या बिफोर, ठीक है। बाकी जैसे नेवर से हो गया स्टार्ट, है ना, लिटिल से स्टार्ट कर दिया, नॉर से स्टार्ट कर दिया, नॉटविथस्टैंडिंग से स्टार्ट कर दिया, तो उनके साथ कोई कंजंक्शन ऐसा फिक्स नहीं है। कंजंक्शन वाला जो एरर है वो या तो नो सूनर के साथ में बनेगा या हार्डली स्कैर्सली और बैरली के साथ बनेगा, जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ द सेंटेंस भी एक एरर बन सकता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में हैड और डिड का यूज़ किया जाए पहले स्ट्रक्चर में, तो आगे वाले लास्ट में एक पार्ट और आता है इसके अंदर, कंजंक्शन के बाद एक और पार्ट आएगा छोटा सा, उसमें याद रखिएगा आपको पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी, अगर आपके पहले स्ट्रक्चर में डिड और हैड आ रहा है तो, ठीक है। ये 4 जगह हैं जहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की या उससे चेंज करने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से अब आप आगे कभी भविष्य में ऐसा होगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशियंट है, आप जो देख रहे हैं देखिएगा। करना क्या है आपको, एक बार बैक में चलते हैं। देखो, नो सूनर आपको मैंने बताया था, नो सूनर आएगा आपका, नो सूनर जो कि नेगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हैड आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रखी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका द सन आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा डिमांडेड है वैसा है। नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए और ये स्ट्रक्चर इसमें फॉलो किया गया है। इसका मतलब यहाँ तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं हम, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ चुकी है, उसके बाद वैन, दैट्स द प्रॉब्लम। नो सूनर के साथ में उसने कंजंक्शन गलत दे दिया दोस्तों, और बहुत आसानी से आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। नो सूनर के साथ वैन नहीं आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है दोस्तों? देन आता है, THAN वाला देन, ये भी याद रखिएगा, EN मत लगाना, THAN वाला देन आता है, ठीक है। ये देन यूज़ करना है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको सबको, ठीक है। अगर ये क्लास आपको यूज़फुल लग रही हो, आपको लग रहा हो कि हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कंसेप्ट को जान रहे हैं, सेंस को जान रहे हैं और इन फ्यूचर हमारे काम आने वाली चीज़ें बताई है, तो ऑब्वियसली पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ जो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं उनसे आप जुड़े रहेंगे। आप आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो JEC गुरुकुल के जयपुर प्लेटफॉर्म से आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, जो एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बच्चे की सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों, वो होता है उसकी सेल्फ स्टडी का, ठीक है। आप कितना भी किसी से पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का मतलब अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे, अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस मुकाम पर शायद नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको वो गोल हासिल करना है तो उसके लिए आपको खुद को जूझना पड़ता है।
ठीक है। और वो है आपकी प्रैक्टिस, जिसके लिए टाइम की बहुत ज़रूरत है, आपके कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, आपके डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने आप को पाओगे और उतना ही जल्दी आप अपने गोल पर पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ हम बच्चे के सिर्फ एक अच्छे फैकल्टी पैनल के बारे में नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका सेल्फ स्टडी प्लानर शेड्यूल जो हम फॉलो करते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स में बच्चों को टाइम डिवाइडेड किए हुए हैं, बच्चे उस टाइम सेगमेंट को फॉलो अप करते हैं और मिडनाइट तक जो है उस सेल्फ स्टडी के प्लानर को हम फोकस करते हुए पढ़ाते हैं। एट ए टाइम उनके पास 24 आवर्स फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, सीनियर्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बीच बीच में उनको करियर गाइडेंस भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं। तो बहुत सी अच्छी चीज़ है, एक स्टडी का पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट जो बच्चों को रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल कैंडिडेट बनने के लिए, बिल्कुल 100% आपको यहाँ अवेलेबल मिलता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर फॉर यू। इफ आई विल स्टडी आई वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है। इफ आई विल स्टडी आई वुड हैव पास द एग्जाम, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से मुझे इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। देखिए क्या है, एक्चुअली में इफ़ एक कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कंडीशनल में काउंट होते हैं। इफ़ हो गया, वेदर इफ़ हो गया, आपका अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, सपोजिंग हो गया, बट फॉर हो गया, आई विश हो गया। ऐसे कई सारे कंडीशनल वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कंडीशनल बनाते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस जो वर्ब से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आपको मैं शॉर्ट में ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बस ये 3 चीज़ें याद रखिएगा फ्यूचर में। पहला जो होता है कंडीशनल वो वर्ब फर्स्ट से बनता है, दूसरा जो बनता है वो वर्ब सेकंड से बनता है, और तीसरा जो बनता है वो हैड प्लस वी थर्ड से बनता है, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। 2 पार्ट्स में सेंटेंस होता है, पार्ट 1 इज ओवर, पार्ट 1 ये वाला है, और पार्ट 2 जो होगा वो ये होगा। वर्ब फर्स्ट है तो सामने वाले पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में आपको ये मिलना चाहिए सेल विल प्लस वर्ब फर्स्ट। और अगर सेकंड फॉर्म दी हो तो सेल को आप कर दीजिए शुड, विल को आप कर दीजिए वुड, क्योंकि पास्ट में आ रहे हो आप, इसलिए सेल शुड विल वुड इसका पास्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब फिर भी फर्स्ट ही रहेगी। और अगर हैड प्लस P3 यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है तो आप शुड ले सकते हो, वुड लिख सकते हो, कभी कभी माइट आ सकता है, कुड भी आ सकता है। उसके बाद आपको हैव लेना पड़ेगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। काफ़ी हद तक आप कंडीशनल सेंटेंस को सिर्फ जो सामने स्क्रीन पर आपको कॉम्बिनेशन सेट किए हैं, अगर उतना भी आप याद कर पाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। हालांकि कंडीशनल टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसमें एलोबरेशन की बहुत ज़रूरत है, डीप में पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चन है और इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सरफेशियल, उनको आप आसानी से कर पाओगे आगे फ्यूचर में। ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखिएगा दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना। पहले पार्ट यानी कि कंडीशनल क्लास में फर्स्ट फॉर्म है तो सेल विल आएगा, सेकंड फॉर्म है तो शुड वुड आएगा, हैड थर्ड है तो शुड वुड हैव आएगा। या फिर वापस चल दिए, यू टर्न कर लीजिए, सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, शुड वुड के साथ सेकंड फॉर्म और शुड हैव वुड हैव के साथ हैड प्लस P3। ये कॉम्बिनेशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कहीं भी सेट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आप क्वेश्चन को करने के एलिजिबल हैं, आप कर पाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है इफ़ आई विल स्टडी। इफ़ आपको कंडीशनल वर्ड दे दिया, यहाँ पर विल दे दिया, बस यही प्रॉब्लम हो गई। इफ़ के साथ में विल देने में ही प्रॉब्लम होगी। और सेकंड पार्ट देखो, गौर से देखिएगा, ये दे रखा है वुड, ये दे रखा है हैव और ये दे रखी है थर्ड फॉर्म, यानी कंडीशन नंबर 3 है। आप गौर से देखिए, एक बार वापस मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3 यूज़ की गई है दोस्तों, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। उसने वुड हैव प्लस V थर्ड तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर उसने विल दे रखा है। देखो जरा गौर से सेंटेंस में, यहाँ पर विल दिया है तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ विल के बजाय आपको क्या लिखना होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो स्टडी क्या होगा, स्टडीड, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जितने भी व्यूअर्स स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, आई होप उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन फ्यूचर आपके सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों। 6 नंबर है, मी एंड माई फ्रेंड ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर। मैं और मेरा दोस्त अक्सर एक साथ जो है सिनेमा जाते हैं। मी एंड माई फ्रेंड ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर, ये क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि इजी है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। देखिए इसके लिए भी मुझे एक बार जाना पड़ेगा। प्रोनाउन, आई आपका सब्जेक्ट होता है दोस्तों, मी आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आप जानते ही हैं, और माई जो होता है इसका होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, ठीक है। और माई सेल्फ और माइन और होते हैं आपके, ठीक है, माइन भी होता है, इसी तरह से और भी होते हैं। आई के जैसे बनेंगे वैसे वी का बनेगा, यू का बनेगा, ही का बनेगा। माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हो इसको आप, और आप इसको एम्फेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है सारा सिस्टम। ये सब्जेक्ट आपका कहाँ आता है? वर्ब के पहले। आप याद रखिएगा, वर्ब के पहले क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है? मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट आता है। ये एक छोटा सा रूल है। अब आप इसको देखेंगे तो एक बार सेंटेंस को ज़रा देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है मी, बस यही प्रॉब्लम है। माई फ्रेंड ये तो नाउन के रूप में आ जाएगा। ऑफन गो ये आपकी वर्ब है, और वर्ब के पहले आपको दिया हुआ है माई फ्रेंड, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके है, क्योंकि ये तो नाउन है, दोस्त है, इसलिए नाउन है, इंसान है। मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। बस प्रॉब्लम यहीं आ गई है। आप मी की जगह क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो अब आपका सेंटेंस हो गया है आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर क्या है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। गो टू, ये वर्ब थी दोस्तों, वर्ब के पहले ये नाउन था, ये ओके है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये भी अब ओके हो गया है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउन इज ओके, केस ऑफ प्रोनाउन इज ओके। प्रोनाउन का केस एकदम ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है सीक्वेंस इज़ नॉट ओके। इनका सीक्वेंस सही नहीं है दोस्तों। सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, ज़रा एक बार देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है ये वाला, आपने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में। तो एक बात याद रखना, ये सीक्वेंस सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए ही ध्यान रखना है, बाकी सब तो सेकंड और थर्ड तो एक साथ रहते हैं। एक्चुअली में प्रोनाउन जो होते हैं उनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़े होंगे। आई और वी फर्स्ट होता है, यू सेकंड होता है, ही, सी, इट, दे, वन, और किसी का नाम जो है वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। इनको लिखने का भी एक सीक्वेंस होता है। आप ये नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया, आई, वी, यू, नो। लिखने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो सीक्वेंस है वो तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब गुड सेंस की बात की गई हो, नॉर्मल एक्शन हो। और ये वाला जो सीक्वेंस है वो तब यूज़ करना है जब आपने कोई क्राइम किया हो, कोई बैड सेंस की बात की गई हो। इस सेंटेंस के अंदर जो है, अब आप देख लीजिए, ये सीक्वेंस होता है प्रोनाउन को लिखने का। सेकंड पर्सन यानी कि यू पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम वगैरह बाद में आएगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट आएगा अगर आपका सेंटेंस गुड एक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और अगर बैड एक्शन कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन यानी आई सबसे पहले होगा, फिर यू, उसके बाद ही, सी, नेम वगैरह जो भी होंगे। देखिए सेंटेंस में क्या था, आई और माई फ्रेंड। आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, और माई फ्रेंड आपका थर्ड पर्सन है। अब आप मुझे बताइए, सेंस इसमें बैड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि माई फ्रेंड तो होगा पहले और आई होगा बाद में। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सेंटेंस का सही जवाब ये होगा, माई फ्रेंड होगा पहले और आई होगा बाद में, क्योंकि माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। ये होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस का। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अब हम। ये है आपका, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी दैन टी। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको। और मैं आपको इस बात को पूरी एश्योरिटी दे रहा हूँ कि अब जब एक बार आप इसे ढंग से मेरे साथ समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में आपसे इस टाइप का सेंटेंस गलत नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में देखा है मैंने इन क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। जो इसमें एरर है, सेम टाइप का एरर कई सारी एग्जाम्स में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के। कंसेप्ट क्या है समझने की कोशिश करें। कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो आपका हो गया प्रेफर, सबसे पहले मैं इसी को लिख देता हूँ। फिर हो गया एल्डर, फिर हो गया आपका सीनियर,
फिर होगा आपका जूनियर, और इसके अलावा IOR वाले जैसे सुपीरियर हो गया। IOR वाले बहुत सारे शब्द हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें IOR लगता है, जैसे एंटीरियर है, एक्सटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, आउटीरियर है। ऐसे कई सारे वर्ड जिनमें IOR लगता है। बाकी मेन जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वो ये 4 हैं, मेन तो ये है। और कहानी इन सब की एक जैसी है दोस्तों। इनके बाद में एग्जामिनर फिक्स है, वो क्या देने वाला है आपको, THAN देने वाला, ये कन्फर्म है, THAN देगा। और इस THAN को ही आपको रिप्लेस करना है और इसकी जगह आपको लगाना है 2। बस हो गया काम। अब इसको देख लीजिए, आगे भविष्य में याद रखिएगा इस तरह का कंसेप्ट। प्रिफर, एल्डर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, आउटीरियर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ में देन यूज़ नहीं करना है, टू यूज़ करना है, ठीक है। देन के बजाय टू का यूज़ कीजिएगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो वापस देखिए, इसमें वही हुआ जो हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था। यहाँ आपको दे रखा है प्रिफर, सेकेंड फॉर्म में प्रिफर्ड दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सेकेंड फॉर्म भी यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और देन जो कि एक सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला वर्ड है, उसकी जगह आपको लिखना है 2। इट्स ओके। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के वर्ड्स के साथ देन नहीं बल्कि टू यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 8, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वर एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ये है आपका नंबर 8 क्वेश्चन आज का। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स वर एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। देखो क्या है इसमें सिस्टम, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आपको शायद याद भी हो। एज वेल एज एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क करने वाला वर्ड है। इसके पहले आपको 10 मिनट पहले मैंने बताया था, इसके पहले सब्जेक्ट होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या लगता है वर्ब कैसे फॉलो करेगी? एज वेल एज के पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा और बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आप बताइए मुझे कि ये जो आपकी वर्ब है ये किससे एग्री होगी, ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से? तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब का नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि पायल इसका सब्जेक्ट है, पायल के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत ईजी चीज़ है, आपके लिए समझने में आसान है। पायल के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वॉज का। हालांकि हर फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ पायल है, ठीक है। एज वेल एज की कैटेगरी में और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, ठीक है, अलोंग विद आ गया, इन एडिशन टू आ गया, एज वेल एज जो आपके दिया हुआ ये आ जाता है, कई बार अकम्पेन्ड बाई भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया जाता है। हालांकि इन सबका एक ही है छोटा सा पॉइंट कि प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज जहाँ भी यूज़ किया जाएगा, आपको क्लियर कट मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 9, अ टीचर इज़ नेवर टॉट टू फेस द डिफ़िकल्टी कवर्डली। ये अभी लेटेस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23 के एंड में ये क्वेश्चन अभी पूछा था एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार कोशिश करें कि आप बता पाएं। यहां जो एरर का पॉइंट है वो आपका कवर्डली है, ठीक है। अब ये क्यों है इसको समझें। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा नाइस और इसमें मैंने लगाया ly, इससे मेरा नया वर्ड बन गया नाइसली। आप और भी कोई वर्ड ले सकते हैं, नाइस ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, ऑनेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव जिसमें आप ly लगाते हैं, एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब। एडजेक्टिव में जब ly लगाया जाता है दोस्तों तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। एक कंसेप्ट तो आपका ये हो। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर यही ly आप नाउन में लगाएं, जैसे आपने लगाया फ्रेंड में, फ्रेंड प्लस ly। फ्रेंड क्या है दोस्तों, फ्रेंड एक नाउन है। नाउन में जब ly लगता है
तो उससे जो नया वर्ड बना आपका फ्रेंडली, वो एक्चुअली में एडवर्ब नहीं बल्कि क्या बन चुका है, एडजेक्टिव बन चुका है। और इसको एडवर्ब बनाना होगा तो आपको इसे लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर। ये अब जाकर के क्या बना है, एडवर्ब बना है। इसी कैटेगरी में आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे। फ्रेंड वाली कैटेगरी में आपको कॉवर्ड मिलेगा, ठीक है, मिजर मिलेगा, माइजर, निगर भी मिलेगा, निगर्ड, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ये दो हैं। अगर आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत है तो आप इनमें एल वाई लगा दीजिए, और एडवर्ब की ज़रूरत है तो आप इनके पहले इन अ, उसके बाद इस वर्ड को और फिर मैनर को लिख दीजिए। ये आपका काम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एल वाई लगाने से हर वर्ड एडवर्ब नहीं बनता है, डिपेंड करता है आपने वो एल वाई किस में ऐड किया है। एल वाई अगर एडजेक्टिव में ऐड किया गया है, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग में किया है, ब्यूटीफुल में किया है, ऑनेस्ट में किया है, पुअर में किया है, नाइस में किया है, स्लो में किया है, तब तो वो एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन अगर वही एल वाई आपने किसी नाउन में ऐड कर रखा है, जैसे मदर प्लस एल वाई, मदर नाउन होती है, इंसान है, मदरली, फादरली, वर्ल्डली, लवली, ठीक है, कवर्डली, निगर्डली, मिजरली, तो ये सब एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है, क्योंकि आपने एल वाई नाउन में लगाया है। एडवर्ब तब बनता है जब आप एल वाई किस में लगाओ, एडजेक्टिव में लगाओ, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के बेस पर आपका क्वेश्चन है, देखिए कावर्डली। आपको मैंने 2 मिनट पहले बताया था कावर्डली यहां पर क्या बन चुका है, एडजेक्टिव बन चुका है। एडजेक्टिव दोस्तों तभी आएगा जब आगे क्या दिया हो, नाउन दिया हो। आगे नाउन दिया होगा तभी बोल पाएंगे आप। आप ऐसे नहीं बोल सकते नाइसली कार, नो, आपको बोलना पड़ेगा नाइस कार। ब्यूटीफुल पैन, ब्यूटीफुली पैन नहीं बोल सकते। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टली पर्सन नहीं, क्योंकि नाउन जब तक उनके बाद आता रहेगा, जैसे पर्सन आया, पेन आया, कार आया, जब तक नाउन आपके पास है तब तक आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। नाउन नहीं तो आप एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन को ही तो मॉडिफाई करता है आपका एडजेक्टिव। जब नाउन ही नहीं है तो मॉडिफाई किसको करेगा, सोचिए। तो एडजेक्टिव है कावर्ड प्लस एल वाई, नाउन से बनाया है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो नाउन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर नाउन नहीं है सर तो प्लीज़ आप इसको एडजेक्टिव के बजाय एडवर्ब फॉर्म में लेके आइए। अब एडवर्ब फॉर्म में लाने के लिए आपको इससे क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको कावर्डली की जगह लिखना पड़ेगा इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है, दैट्स योर आंसर, इन अ कावर्डली मैनर। लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माय टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी यूजिंग द कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये मत सोचना कि आपने क्वेश्चन 10 किए हैं, ये सोचना कि आपने 10 कंसेप्ट सीखे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक एक कंसेप्ट भी अगर बच्चा एक दिन में सीखता है तो बहुत आसानी से वो बहुत जल्दी सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और आज तो आपने 10 कंसेप्ट सीखे हैं, ना कि 10 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट मी यूजिंग द कैलकुलेटर। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है दोस्तों, आपको पता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये बात आपको सबको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या था, मी जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो बिल्कुल सही था। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब है, वर्ब के पहले माई टीचर इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और मी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो बिल्कुल सही था उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से, यूजिंग। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो होती है दोस्तों, वो आपका क्या है, जीरेंड है। और जीरेंड जो है वो किसका काम करता है दोस्तों, इक्विवेलेंट नाउन का काम करता है। और अगर वर्ब प्लस आईएनजी आगे दिया हुआ है तो आपको मी नहीं बल्कि क्या यूज़ करना चाहिए, माई यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और माई क्या है, एडजेक्टिव है। और नाउन आगे दिया हुआ है तो आपको क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, मी के बाद यूजिंग जो कि एक जीरेंड वर्ब है, ये यूज़ की गई है। जेरेंड वर्ब यूज़ की गई है मतलब आगे नाउन यूज़ किया गया है, और नाउन यूज़ किया गया है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है दोस्तों माई, मी नहीं आता, माई आता है, माई यूजिंग लिखा जाएगा,
ठीक है, तो आज की क्लास केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आप सबके लिए। कोशिश की थी कि आपको इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी वे में समझाया जा सके। ठीक है, फिर भी आपको इनको डिटेल में पढ़ने के लिए एक बार फिर से टाइम देना होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि जब डिटेल में पढ़ें तो कोई भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन बच्चे के माइंड में नहीं रहे। ठीक है, तो आज का सेशन होपफुली आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन होगा। तो इसको शेयर करना ना भूले दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास ये चीज़ पहुँचे, उन सबको इसका बेनिफिट मिले। होपफुली ये काम आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज का सेशन जैसा भी आपको लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। ठीक है, जेईसी गुरुकुल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।